साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मेजा विधानसभा के विधायक प्रयागराज से हमारे साथ माननीय संदीप पटेल विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे ओबीसी जनगणना को लेकर। जब-जब सर ओबीसी जनगणना की बात आती है, तमाम ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं जिससे इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर आप? आज की तारीख में समाज को एकरूपता देने के लिए समाज के हर वर्गों की जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए अगर देश के सामने सबसे बड़ा कोई आवश्यक बिंदु है तो जाति जनगणना। चूँकि जाति जनगणना ही एक ऐसा विषय है कि अगर इसको करा दिया जाए, तो जो समय-समय पर तमाम सवालों को लोग उठाते रहते हैं, जातियों का आपस में लड़ाने का काम करते हैं, तो जिस दिन इस देश के अंदर ये तय हो जाएगा कि कौन-सी जाति की कितनी जनसंख्या है, उसका इस में कितनी हिस्सेदारी बनती है और आज तक आज़ादी के इतने लंबे समय बीत जाने में के बाद भी कितने लोगों को, कितनी जातियों को कितने परसेंट सम्मान मिल पाया है, तो ये तय करना सरल हो जाएगा और उसी के आधार पर उन जातियों को सम्मान मिल पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो तमाम तरह के विषय समय-समय पे लाए जाते हैं, सबसे अगर आवश्यक कोई विषय है तो जाति जनगणना और अगर जाति जनगणना करा दी जाए तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक जो झगड़े आपस में हैं और जो ज़रूरत के लिए छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए लोग आपस में संघर्ष करते हैं, वो सब खत्म होंगे। हम ख़ास तौर से समय-समय और पार्लियामेंट में श्रद्धेय नेताजी से लेकर के आज तक जो जाति जनगणना का सवाल उठाया गया, अगर इसको समय रहते कर लिया गया होता तो जो आज तमाम कठिनाइयाँ हैं वो नहीं होती और मैं तो आभार प्रकट करूँगा माननीय अखिलेश जी का जिन्होंने तय कर लिया है कि अगर देश में जाति जनगणना होती है तो भी ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश के बजट से जाति जनगणना कराएँगे और संख्या के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में कोई योजना लागू करने का काम करेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव में अपने दल के अंदर चूँकि सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी आज देश का तीसरे दल है। समाजवादी पार्टी ने अपने दल के अंदर जातियों की संख्या के आधार पर भागीदारी देना सुनिश्चित कर दिया है, जिसका परिणाम भी धीरे-धीरे आने लगा है। सर जो लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना जो होगी उससे जातवाद बढ़ेगा, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं जातीय जनगणना से जातवाद बढ़ेगा। ये कौन कहता है? जिन्होंने जातियाँ बनाई और जातियाँ जिन्होंने बनाई अगर वो चाहें तो जातियाँ खत्म कर दें। हम लोग तो चाहते हैं कि जो व्यवस्था है, वो उसी व्यवस्था में कैसे बेहतर व्यवस्था हो जाए, उसके लिए प्रयास है समाजवादी पार्टी का। और चूँकि जातियाँ बनी हैं, इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता है। पैदा होने के बाद उनको सबसे पहले जाति का पता चलता है। तो अगर हैं, तो ये इसका रूप खराब ना होने पाए, आपसी सामंजस्य बना रहे, इसके लिए जिसके जो अधिकार हैं, जो संख्या उसके आधार पर उनका गिनती करके उनका संख्या के आधार पर अधिकार दे दिया जाए, इसमें कौन सी जातिवाद की बात कहाँ से आती है? जातियाँ तो बना ही दी गई ना, जो जातियाँ बनानी थी तो बन गई। अब या तो उसको खत्म करें, खत्म बनाने वाले लोग इसको खत्म कर दें। और जो कहते हैं कि जाति इस बनाने से जातियों का प्रभाव, तो जातियां तो हैं, अब उसको कैसे सामंजस्य स्थापित हो उसके लिए सबसे सरल रास्ता है जाति जनगणना करा के सबके अधिकार सबको समान रूप से दे दिया जाए। सर कौन से ऐसे आंकड़े सामने आ जाएँगे कि जाति जनगणना होगी जिससे इनको डर सता रहा है कि अगर ये आंकड़े आ गए तो हमारी जो नींव है, जो जाति उनकी जो नींव है लड़ाने का वो खत्म हो जाएगा। क्या क्या देखिए, कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी या जो हमारे दुश्मन जाति के लोग हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, उनके पीछे सिर्फ मंशा है कि जो लंबे समय से जातियों के आधार पर जिनका अपमान किया गया, जिसको जातियों के आधार पर अपमानित होना पड़ा, आज की तारीख में लोकतंत्र में वोट के समय सबको विभिन्न कारणों से लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जाति जनगणना से तय हो जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है और इस आज़ाद भारत में हमको अभी तक कितना हक और सम्मान मिल पाया है। तो चूंकि अगर हक सम्मान इतने लंबे समय में उसको दिया नहीं गया, तो उन लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो जाति जनगणना के आधार पर तय भी होगा ना कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं, बिजनेस व्यापार में कितने लोग हैं, सरकार द्वारा उनको कौन से लाभ दिए गए हैं, तो उनकी सबकी पोल खुलेगी। इसलिए जो लोग लगातार से प्रभुत्ववादी लोग हैं, जिन्होंने हमेशा देश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्जा बनाए रखा है, अपना मानसिक सत्ता बनाए रखा है, उनको डर लगता है कि जाति जनगणना होगी, लोग तैयार हो जाएंगे। खासतौर से
अब उनसे डरने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि पीडीए बन चुका है और पीडीए को लोगों ने अपना एक सिद्धांत बना लिया है। और मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक उपेक्षित समाज सभी अपने आप को पीडीए में सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और सबको ये पता भी हो गया है कि अगर पीडीए की सरकार आएगी तो जो लंबे समय से हमारा अपमान हुआ है उस अपमान के बदले हमें सम्मान मिलेगा। और इसी कारण से चूंकि देखे होंगे आप कि तमाम से राजनीतिक दल हैं, तमाम लोग राजनीतिक पार्टियां बनाए हैं, लेकिन सारा हमला सिर्फ माननीय अखिलेश जी के ऊपर ही रहता है। कारण क्या है कि अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, बाकी लोग अपनी बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश जी पीडीए पूरे पीडीए समाज की बात करते हैं। और इसलिए पूरे पीडीए समाज को भरोसा भी अखिलेश जी पर है कि अब पीडीए की सरकार बनेगी और हम सब लोगों को सम्मान मिलेगा। अभी के आवास से कुछ ही दूरी पर शंकराचार्य जी को धरने पे बैठना पड़ा है। देखने को मिला जिस तरह उनके साथ बर्बरता की गई है। किस तरह आप देखते हैं कि वर्तमान जो सरकार है बड़ा रवैया संतों को भी नहीं छोड़ रही, क्या कहेंगे? सही बात तो ये है कि वर्तमान में जो सरकार है ये किसी के भी नहीं है। ये सिर्फ वोट के लिए मंदिर का इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए साधु संतों का इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए गाय माता का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी आस्था किसी से चीज़ से नहीं है, इनकी आस्था सिर्फ देश को गरीब बनाने की है। चीकू ये जानते हैं कि लोकतंत्र इनके रास्ते में बाधक है। अगर लोकतंत्र बाधक नहीं होता तो कब तक इस देश पर दोबारा, इस देश के बहुसंख्यक समाज पर, इस देश के मूल निवासियों पर, जो इस देश के असली मालिक थे, उन पर ही कब का कब्जा कर चुके होते। लेकिन चूंकि इनके मन में चिंता है, डर है कि लोकतंत्र में जो हथियार वोट का है वो इनके रास्ते में रुकावट है, इसलिए लोकतंत्र पर कब्जा बनाए रखने के लिए एक गांव के गरीब की भावना से खेलते हैं, समय समय पर तमाम तरह के नारे देते हैं। अब इससे भी बड़ा सनातन का अपमान क्या हो सकता है कि आप एक शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, और इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि सनातन का कोई अपमान नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि इनको किसी चीज़ से लेना लाना नहीं है। अब आप देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कल्पना किया था और हमारे उन तमाम महापुरुषों ने मिलकर एक सोच रखी थी कि लोकतंत्र होगा तो परंपराएं स्वस्थ होंगी, समाज में समता मूलक समाज होगा और वोट के दम पर, वोट के आधार पर लोगों का समय समय पर सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि जानती है कि वोट के आधार पर हम सरकार बना नहीं सकते, आम जनता इनके खिलाफ है, तो इनको उखाड़ फेंकेगी, जिसका उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में रिजल्ट भी आया कि अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोककर दिल्ली में लंगड़ी सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज एसआईआर कल आए हैं, एसआईआर में जिस तरह की कठिनाइयां इन्होंने रखी है, आप समझिए कि जिनकी उम्र 100 साल हो गई, जिनकी उम्र 90 साल हो गई, उससे आप इस देश के अंदर प्रमाण मांगते हो कि आप इस देश के नागरिक हो। और दूसरी चीज, आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बीएलओज हैं, उनको पावर आप नहीं दे रखे हो। वो केंद्रों पर जाएंगे, उसके लिए आप निर्धारित कर दिया कि आप तहसील पे जाइए, आप ब्लॉक पे जाइए। अभी वो ये 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इस देश में अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए तहसीलदार के सामने प्रस्तुत होकर बताए कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मतदाता ये के तो लिए। कहते हैं कि एसआईआर ही एनआरसी है। ये तो दिख गया। हम कहते हैं एनआरसी में इससे ज्यादा कौन सा कागज मांग सकते थे वो। एनआरसी तो उन्होंने डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट तो एनआरसी करा लिया। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदाता साथियों से भी कहेंगे कि इनके गिदड़ भपकी से डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग संघर्ष करें, चूंकि वोट बचेगा और वोट रहेगा तो आपका सम्मान रहेगा। वोट हमारा मूल अधिकार है। वोट के आधार पर ही हम लोगों को समय समय पर सम्मान मिलता है। और इसलिए मैं, आप चूंकि चैनल के माध्यम से आपसे बात हो रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आम आदमी से, गांव के गरीब लोगों से, जिनके क्या कहते हैं, वोट की सबसे ज्यादा बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वोट नहीं रहेगा तो मैं समझता हूं कि सम्मान खत्म होगा। और बहुत मशक्कत करके वोट का अधिकार मिला है, इसलिए लोग इसको एसआईआर में हिस्सेदारी करें और जो भी चुनौतियां हों उन चुनौतियों का सामना करें। और एक बार अगर मतदाता बन जाएंगे तो हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, चूंकि बिना सत्ता परिवर्तन कोई काम हो नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का यही डर है कि अगर पीडीए के लोग पूरी ताकत से वोटर्स हो जाएंगे और इनके सामने कठिनाइयां नहीं होगी और ये वोटर बन जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो उनको लगता है कि इस बार हमारा एक भी सीट नहीं बचेगी, तो ये तो होने भी जा रहा है, क्योंकि पूरा पीडीए लामबंद है।
जी, आपने लास्ट सवाल है सर कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर का ज़िक्र किया। अभी देखने को मिल रहा है कि हाल ही में काफ़ी मामले डॉक्टर अम्बेडकर के खड़े किए गए। उनके विपक्ष में बताया जा रहा है कि वो संविधान निर्माता नहीं थे। उनके वो बी.एन. राव को बताया जा रहा है और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बार-बार डॉक्टर अम्बेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, ये बहुजन समाज में पैदा हुए किसी भी संतों गुरु को मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि हमारे संतों, हमारे गुरुओं ने हमेशा उस अंधविश्वास के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ जिस व्यवस्था में इस देश के बहुसंख्यक समाज को समय-समय पर अपमानित किया गया, उन लोगों ने संघर्ष करके इनको सम्मान दिलाने का काम किया। तो चूँकि जिन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ा, जो व्यवस्था गुलामी का संदेश देती थी, तो उन्हें दर्द तो इस बात का ही है। लेकिन चूँकि लोकतंत्र में वोट के बिना सरकारें बन नहीं सकती, तो वो बाबा साहब को ही माला पहना देते हैं। उस समय पर महात्मा फुले को ही माला पहना लेंगे। लेकिन वो अंतरात्मा से मानते किसको हैं, जिसका उत्तर प्रदेश की लखनऊ की धरती पर आपको भी एक बहुत बड़ा पार्क उन्होंने बनाया, जिसमें चले जाइए, आप देख लीजिए तीनों लोगों की मूर्ति किसकी लगाई। वहाँ पर बहुजन समाज में पैदा होने वाले, आप बताइए, डॉक्टर लोहिया का इस देश के अंदर इतना बड़ा योगदान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा योगदान था, श्रद्धेय नेताजी का योगदान था, मान्यवर कांशीराम साहब का योगदान था। बाकी जो हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए, ललई यादव, घसीटे राम साहू, बाबा साहब से लेकर के महात्मा फुले से लेके संत गाडगे महाराज, बताइए शिक्षा के लिए कितना अच्छा काम किया। तो उन तमाम लोगों को ये वोट के लिए तो याद करते हैं, लेकिन उनके इतिहास को ये जिंदा नहीं रखने देना चाहते और ये इतिहास अपना बनाते हैं और वोट के लिए हमारे महापुरुषों के बीच समय-समय पर एक दिखावटी काम करते हैं। अब आप बताइए, कर्पूरी साहब को आरक्षण के नाम पर बिहार की विधानसभा में कितनी गालियाँ दी गईं, आप जानते हो। तो ये नहीं चाहते और आज बड़े पैमाने पर जब कोई भी एससी-बीसी या खासतौर से बहुजन समाज और पीडीए के लिए कोई बात अगर बढ़ती है, तो उनके सीने में दर्द होने लगता है और इस तरह छटपटाते हैं, जैसे लगता है कि उनकी कोई जागीर छीन ली गई है। जी। तो साथियों हमारे साथ संदीप पटेल जी ने जो साफ तौर पे अपनी बातें रखी, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बात भी गाँव तक, खासतौर से पीडीए समाज तक पहुँच जाती है और आज जिस तरह की चुनौतियाँ पीडीए समाज के सामने है, अब वक़्त इतना नहीं बचा है, चूँकि लड़ाई 2 तरह की है। एक तरफ हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ, एक तरफ जिनका इतिहास मिट रहा है वो लोग हैं, एक तरफ जो इतिहास मिटाने वाले लोग हैं वो हैं। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज देश के लोग माननीय अखिलेश जी की तरफ देखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि अब लोग किसी के बहकावे में ना आएँ और सब केवल संगठित रहें और संगठित होकर एक बार 2027 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दें और एक बार दिल्ली पर कब्जा कर लें, जो लंबे समय से, इतना लंबा समय आज़ादी के बीतने के बाद भी सम्मान और अधिकार नहीं मिला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अखिलेश जी उसको दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।